नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में आज से बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली और इस बैठक को अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में पिछले साल होने वाली लोकसभा चुनाव और इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। चुनाव के एजेंडों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की बैठक हुई और इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी है उस पर मोहर लगाई गई। दिल्ली से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी विनीत कुमार। 2 दिवसीय बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से शुरू हो रही है। शाम 4 बजे यह बैठक शुरू होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम पार्टी के बड़े नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। इस बैठक के पहले पीएम नरेंद्र मोदी का एक रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी को गुजरात में मिली बड़ी जीत के बाद उनका अभिनंदन किया जाएगा। इस बैठक के साथ ही साथ एक पीएम नरेंद्र मोदी के 8 साल के कामकाजों के उपलब्धियों को दर्शाता हुआ एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस बैठक के पहले बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में चल रही है और इस बैठक में कार्यकारिणी की बैठक के एजेंडा को तय किया जाएगा। कार्यकारिणी में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को विस्तार दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ इस साल होने वाले 9 विधानसभा चुनावों को लेकर के रणनीति भी तय की जाएगी। इसके साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भी रोड मैप खींचा जाएगा और साथ ही साथ बीजेपी को जो है वो गुरु मंत्र में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे अपने समापन भाषण में कल, जिसमें वो कहेंगे कि आखिरकार किन नीतियों के कारण और किन नीतियों के साथ बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव और होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आगे बढ़े। तो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज शाम 4 बजे शुरू हो रही है और उसके पहले बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक जो है वो चल रही है। कैमरा प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिल्ली में एक मेगा रोड शो किया जाएगा और ये रोड शो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस रोड शो के जरिए बीजेपी मिशन 2024 को लेकर तैयारी कर रही है और मिशन 2024 का बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 से हमारी सहयोगी रचना। दिल्ली में आज से बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने वाली है। बीजेपी मुख्यालय में इससे पहले पदाधिकारियों की बैठक चल रही है और आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 4 बजे से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगी। बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रोड शो निकाला जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीबन 3 बजे पटेल चौक पर पहुंचेंगे, जहां पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं और इसी पटेल चौक पर प्रधानमंत्री 3 बजे पहुंचेंगे और सबसे पहले यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे और माल्यार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद मार्ग से होते हुए कन्वेंशन सेंटर में पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहां पर होनी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजस्थान सहित अन्य जो राज्यों में चुनाव होने हैं उसकी एक रणनीति तय की जाएगी और मिशन 2024 को लेकर एक पूरी ड्राफ्टिंग यहां पर तैयार की जाएगी। और इस वक्त दिल्ली का नजारा आपको दिखाएं तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर पूरी दिल्ली एक अलग ही रंग में नजर आ रही है। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे हैं वो आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो पदाधिकारी हैं उनके कटवेज पूरी दिल्ली में जगह जगह लगाए गए हैं और इस वक्त आप पटेल चौक का नजारा भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा पटेल चौक जो है वो अलग रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। और 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई तरीके के प्रस्ताव रखे जाएंगे। 2024 को लेकर एक अलग जो रणनीति है, किस तरीके से काम करना है, उस पर चर्चा की जाएगी। उपचुनावों में जहां पर हार मिली है उसकी भी एक समीक्षा की जाएगी। अलग अलग जो राज्य हैं उनके जो सीएम हैं वो भी यहां पर शामिल होंगे, पदाधिकारी शामिल होंगे, सब मिलकर 2024 के लिए एक अलग रणनीति तय करेंगे। तो अब इंतजार है 3 बजे का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे
और सड़क के दोनों किनारों पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री का अभिवादन करेंगे। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो अपनी गाड़ी से यहाँ से निकलेंगे या हो सकता है कि वो पैदल ही इस रोड शो को करते हुए कन्वेंशन सेंटर में पहुंचे। सड़क के दोनों किनारों पर जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर खड़े रहेंगे। तो 3 बजे का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ से रोड शो शुरू होगा और 4 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव की ओर से एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला गया। उन्होंने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी देश में कोई बड़ा हादसा करा सकती है। और हम फिर कहते हैं यह देश को 2 भाग में बांटेगा। हम बोलते हैं 2 भाग में बांटेगा। इस चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले कोई भी घटना दुर्घटना बड़ा से बड़ा हो सकता है सत्ता पाने के लिए, फिर से, इसलिए होशियार रहना है। और रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान के बाद अब बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बताते चले आपको कि मोतिहारी के पताही थाना क्षेत्र में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और याचिकाकर्ता ने ये बोला है कि उन्होंने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री का जो विवादित बयान है, इससे हमारे आस्था पर ठेस पहुंची है, जिसके कारण हम सनातनी उनसे दुखी हैं। क्योंकि बयान ऐसी होनी चाहिए जो समाज में सुधारक हो, जिससे अन्य सनातनियों का चाहे हिंदुओं को ठेस न पहुंचे। ऐसे बयान से हमारा पूरा समाज सनातनी दुखी है। और रामचरितमानस पर पूरे बिहार में घमासान के बीच पहली बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ओर से बयान दिया गया है। हालांकि उन्होंने इस बयान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो जनता है वो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के साथ है, बयान वीरों के साथ नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि लाख कोशिशों के बावजूद भी महागठबंधन एकजुट है और कुछ होने वाला यहां पर नहीं है। लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, उन्होंने महागठबंधन बनाया। लोग किसके साथ हैं? बयान वीरों के साथ है क्या कोई लोग? तो बयान वीर के साथ कोई नहीं, नेता के साथ है लोग। तो एक बात समझ जाइए, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, इसमें क्या है? मुद्दे की बात कीजिए ना। मुद्दा क्या होना चाहिए? ये कोई मुद्दा है? और इससे कितना भी लोग को थोड़ी बहुत मानसिक संतुष्टि मिल गई होगी कि भाई चलो बड़ा बढ़िया लाइन पकड़ाया है, यही मौका है, तो सब लोगों को पहचाना जाता है, जानते हैं कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी लोग एड़ी अलगा करके भाषण दे, बयान दे, आप लोग सब लोग जान रहे क्या हो। तो इसमें नहीं, अभी ये चल रहा है, बात सुन लो, अभी डिस्कोर्स चला जाएगा इस पे, हिंदू मुसलमान पे, फिर आएगा डिस्कोर्स, कुछ दिन बाद पता चलेगा कि ईडी जो है फिर से आ गई, तेजस्वी के पास बड़ा संपत्ति है, फिर से जांच होगी, फिर केस होगा, फिर मुकदमा होगा। अरे सब जानते हैं लोग, काहे ला आप लोग चिंता करते हैं? हम लोगों का काम है, जिस कमिटमेंट के साथ सरकार में आए हैं, लोगों को 10 लाख रोजगार दिलाने का, वो हम लोग दिलाएंगे। और वहीं देखिए, कांग्रेस ने भी इसे आरजेडी का अंदरूनी मामला बता दिया है। आपको बताते चले कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की ओर से इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़कर देखा गया है। राम जी का आदर्श व्यक्तित्व था, उसको सीखने समझने की प्रेरणा मिलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चित्रण है रामायण में, तो सब लोग उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। बाकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई कुछ बोल रहा है, उसमें हम लोगों को कुछ नहीं कहना है, लेकिन मेरा स्टैंड साफ है। मैं रामायण को हर व्यक्ति से, हर घर से जुड़ा हुआ मानता हूँ। और रामचरितमानस विवाद को लेकर अब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को तेजस्वी यादव का भी साथ मिल गया है और इससे लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। तेजस्वी यादव जी,
आप शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का बचाव करके क्या करना चाहते हैं? बिहार में हिंदुओं को अपमानित करा करके और जातीय आपस में विभेद करा करके आप क्या करना चाहते हैं? आपस में जातियों को लड़ाना चाहते हैं? बिहार का विनाश कराना चाहते हैं? आप जो है जिस तरह से धीमा कुश्ती महागठबंधन में कर रहे हैं, इधर शिक्षा मंत्री को भी जगा दे रहे हैं और उधर जो है आप बयान बहादुर भी बन रहे हैं। बयान बहादुर किसको कहते हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी को, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर बोल रहे हैं। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ये सत्य है कि बिहार में महागठबंधन में नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी अभिभावक की तरह हैं, परंतु जब भी महागठबंधन में कोई विवादास्पद बयान आ जाता है या विवादास्पद कोई घटना हो जाती है जिससे लोगों की भावनाएं आहत हों, तो ये सभी महागठबंधन के सभी साथियों की जिम्मेदारी है कि इस तरह के विवाद को तुरंत खत्म किया जाए। ये महागठबंधन को असली मुद्दों से भटकाने की साजिश है और ऐसे लोग गठबंधन की जड़ में मट्ठा डालने की कोशिश करते हैं। राजद की तरफ से हमेशा कहा गया है कि किसी भी मामले पर फैसला लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी यादव जी लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव जी के संज्ञान में यह पूरा मसला है। आने वाले समय में ऐसे नेताओं पर वो लगाम लगाएंगे, कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और शिक्षा मंत्री के मुद्दे को लेकर महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, ये कहना है बीजेपी का। वहीं पर आरजेडी की ओर से पलटवार किया गया। आरजेडी के तमाम नेताओं का ये कहना है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है। में ऑल इज वेल है। जो लोग ये चाह रहे हैं खेल बिगाड़ना या महागठबंधन में कुछ देख रहे हैं, उनको कुछ हाथ नहीं लगेगा। भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा चकनाचूर कर दिया गया 6 महीना पहले ही। अब आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने महागठबंधन बिहार की जनता की भलाई के लिए बनाई है और 2024 में दिल्ली पर चढ़ाई के लिए बनाई है। और बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते चले, जहां पर सीएसपी संचालक का शव बरामद किया गया है। 2 दिनों से सीएसपी संचालक लापता था और अब जाकर हत्याकड़ चौर में फेंका गया शव उनका बरामद किया गया है। प्लास्टिक के बोरे में ये शव मिला है। 2 दिनों से रंजीत कुमार, जो कि सीएसपी संचालक है, वो लापता थे। मृतक की पहचान साहिबगंज नगर परिषद के सलेमपुर निवासी रंजीत कुमार के रूप में की गई है। वे बैंक ऑफ इंडिया बड़ौदा सलेमपुर के नजदीकी सीएसपी चलाते थे। 14 जनवरी की सुबह से सीएसपी के लिए निकले थे, लेकिन रहस्यमय तरीके से वहां पर लापता हो गए। परिजनों का ये आरोप है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से ये पूरी घटना हुई है। और आरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दहेज के लिए विवाहिता की हत्या की गई है। शव को फंदे से लटका दिया गया है। इस घटना के बाद आरोपी पति फरार बताया जा रहा है। नगर थाना के तरी मोहल्ले की ये पूरी घटना। महिला के सास ससुर हालांकि गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रांची की खुशबू परवीन थी जिनकी हत्या की गई है। शव को फांसी के फंदे से लटकाया गया और इस हत्या के बाद आरोपी पति फरार हो चुका है। 2 महीने पहले ही आरा के तरी मोहल्ला निवासी शहनवाज आलम के साथ खुशबू की शादी हुई थी। दहेज के लिए उसका पति उसके साथ मारपीट करता था। बताया ये भी जा रहा है कि 5 लाख रुपए और एक बुलेट गाड़ी देने की शर्त पर वो खुशबू को मायके से लाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। 4 बजे कल फोन की कि देखिए ना आप ही, ऐसा है कि बहुत मारे हैं, रात में हमको मारे हैं, हाथापाई किए हैं, बाल नोचे हैं और टॉर्चर कर रहे हैं। तो हम बड़ी बहन बोली कि देख बाबू, तुम्हारा शादी हो गया है, अब तुम क्या कर सकती है, पापा का भी तबीयत ठीक नहीं रहता, तुम एडजस्ट करके रह लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इतने बीच बात ही करते में कुछ उन लोगों का हुआ चिल्ला और उसके बाद कुछ देर बाद 15 से 20 मिनट बाद वो लोग फोन करता है कि आपकी बेटी आत्महत्या कर ली। और नवादा में शराब तस्करों की धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस और उत्पाद विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है और इसे लेकर लगातार पुलिस की संजीदगी भी नजर आती है। नवादा की अगर बात करें तो यहां पर पुलिस छापेमारी करने पहुंची, जहां पर भारी मात्रा में शराब जब्त किए गए, साथ ही दर्जनों शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। पुलिस ने इस दौरान शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त किया। वहीं 400 किलो महुआ जावा को भी यहां पर नष्ट किया गया। दरअसल पुलिस को जंगल में शराब कारोबार की सूचना
जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त किया। वहीं शराब बनाने के कई उपकरण यहां पर बरामद किए गए हैं। और देखिए, विदेशी सैलानियों को लेकर गंगा विलास क्रूज छपरा के डोरीगंज पहुंचा। हालांकि पानी के कम होने की वजह से क्रूज को किनारे तक लाने में काफी परेशानी हुई, जिसके बाद एसडीआरएफ की मदद से छोटी नाव के जरिए क्रूज में आए सैलानियों को किनारे तक लाया गया। क्रूज में आए सैलानी चिरांद के पुरातात्विक महत्व को देखने पहुंचे हैं। छपरा से 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में डोरीगंज बाजार के पास स्थित चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। घाघरा नदी के किनारे बने स्तूपनुमा भवन को हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है। दरअसल 51 दिनों की यात्रा पूरी कर फरवरी के अंतिम सप्ताह में यह क्रूज डिब्रूगढ़ पहुंचेगा और वहां से फिर सैलानियों को लेकर कोलकाता जाएगा। 3 दिन तक तकनीकी जांच के बाद गंगा विलास ढाका के लिए रवाना होगा। सितंबर में सैलानियों को लेकर यह क्रूज वाराणसी आएगा और फिर यहां से नए पर्यटक को लेकर अपनी यात्रा पर निकलेगा। सब कोई आएगा ना, टोटल लोग आएगा। नहीं गिरेगा। और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अगर माने तो पटना सहित बिहार के सभी जिलों की हवा बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अनेक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। बताते चले आपको कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक वैसे तो पटना के सभी हिस्सों का AQI लेवल 300 से अधिक बताया जा रहा है। सबसे अधिक AQI लेवल BIT मेसरा के पास का है। BIT मेसरा का AQI लेवल आपको बताते हैं 1588। पटना प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के कार्यालय से इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। प्रदूषण के मामले में अभी भी बिहार की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कार्यालय के बाहर का ये श्राइन बोर्ड है और यहाँ पे देख सकते हैं कि इको पार्क का AQI लेवल जो है वो 374 वेरी पुअर है। इसके मेमोरियल हॉल के पास की बात करें तो 343, यहाँ भी वेरी पुअर है। BIT मिश्रा एक्सटेंशन जो है यहाँ तो सबसे अधिक यानी कि बेहद बुरा असर है, 1588 AQI लेवल है। DRM दानापुर की बात करें तो 373 AQI लेवल है। गवर्नमेंट हाई स्कूल पटना सिटी की बात करें तो यहाँ भी 376 AQI लेवल है। इंडस्ट्रियल एरिया हाजीपुर की बात करें तो यहाँ 212 AQI लेवल है, यहाँ भी बुरी स्थिति है। इसके अलावा हम बात गया की करें तो गया का जो है AQI लेवल थोड़ा पटना और हाजीपुर समेत दूसरे जो जिले हैं उससे थोड़ा नीचा है। AQI लेवल 145 है, मॉडरेट रेट बताया जा रहा है। गवर्नमेंट हाई स्कूल मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पे AQI लेवल जो है वो 375 है। अगर हम बात पटना के दूसरे इलाकों की करें तो समनपुरा का जो AQI लेवल है वो 421 है। तारामंडल के पास का AQI लेवल 360 है। राजवंशी नगर का 374 है। दानापुर की बात करें तो 318, मुरादपुर की 361 AQI लेवल है। दूसरे जिलों की अगर बात करें हम तो बेगूसराय का AQI लेवल जो है वो 476 के आसपास है। सिवान का 435 के आसपास है। दरभंगा का AQI लेवल जो है वो भी 430 के आसपास है। इसके अलावा बात भागलपुर की करें तो यहाँ भी AQI लेवल 430 के आसपास है। कटिहार का 425, पूर्णिया का 420, सहरसा का 426, समस्तीपुर का 430 और छपरा का 415 AQI लेवल है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बिहार में प्रदूषण का जो लेवल है वो चिंताजनक है और लगातार जो है राज्य सरकार बिहार के लोगों से, आम आवाम से ये अपील कर रहा है कि आप अपने शहर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान करें। प्रदूषण जो है वो लेवल कम है, तभी आप अच्छे से सांस ले पाएंगे, आपके आसपास के जो लोग हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन शायद इसका असर जो है वो बिहार वासियों पर नहीं हो रहा है और यही कारण है कि AQI लेवल जो है वो नीचे आता नजर नहीं आ रहा है, जो कहीं न कहीं बड़ी चिंता की बात है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और जमुई के सोनो ब्लॉक में लोगों की ओर से जातीय जनगणना का यहां पर विरोध किया गया। दरअसल इस गणना के दौरान जो सोनो ब्लॉक का एक गांव है उसका नाम दूसरा कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो काफी आक्रोशित हो गए। आपको बताते चले कि सोनो प्रखंड के चुरहेत पंचायत के अमेठियाडी गांव का नाम मरड़ो यहां पर दर्ज किया गया।
ग्रामीणों का ये आरोप है कि अब जो भी नया आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड आईडी बन रहा है उसमें उनके गांव का नाम अमियाठाडीह के बदले मरड़ो दर्ज हो रहा है। ग्रामीणों ने इसे लेकर विरोध जाहिर किया है, साथ ही गांव का नाम नहीं बदले जाने की यहां पर मांग की गई है। ग्रामीणों ने जातीय जनगणना को बंद करवा दिया है यहां पर, और इस गांव की आबादी करीब 2000 है, जहां मतदाता की संख्या लगभग 1200 है। इस मामले में सोनो के बीडीओ ने अधिक जानकारी देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। ग्रामीणों से बातचीत की हमारे सहयोगी केसी कुंदर ने। जातिगत संख्या को जुटाने के लिए बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, लेकिन यही जातीय जनगणना जमुई जिले के सोनो प्रखंड के एक गांव के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हम खड़े हैं अमेठियाडीह गांव, जो आज से नहीं, अगर गांव की बात कहा जाए तो इस गांव का इतिहास सैकड़ों साल से है। लेकिन जब जातीय जनगणना करने के लिए यहां पर कर्मी आए तब पता चला कि सरकारी कागजात में इनके गांव का नाम अब है ही नहीं। अब ये गांव का नाम दूसरे बगल के गांव से जोड़ कर देखा जा रहा है। क्रमित मध्य विद्यालय अमेठियाडीह है, जो चुरहैत पंचायत में है। और तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि अब जो आधार कार्ड इस गांव में बन रहा है इस गांव के लोगों का, तो उसमें मडरो गांव लिखा रहा है, जबकि अमेठियाडीह गांव होना चाहिए था। अगर पुराने आधार कार्ड में देखा जाए तो पुराने आधार कार्ड में अमेठियाडीह है। अब गांव वालों की परेशानी है कि जब जातीय जनगणना करने के लोग आए तो इस गांव का नाम है ही नहीं। कहने का मतलब सरकारी आंकड़े में अब अमेठियाडीह गांव नहीं रहेगा, जैसा कि कहा जा रहा है। अब इनकी परेशानी है कि हमारे गांव के नाम के साथ छेड़छाड़ क्यों। कि अभी हमारे जो बैंक खाता है, जमीन जगह है, कहीं से पत्र वगैरह आएंगे, जो बच्चे बाहर में पढ़ रहे हैं, किसी कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वो अमेठियाडीह के नाम से दे रहे हैं। लेकिन जब अमेठियाडीह के नाम से हमारे अगर बच्चे सेलेक्ट कहीं हो जाते हैं, अगर उनका ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आएगा तो कहाँ जाएगा। ये जब जातिगत जनगणना करने के लिए आए तो इसके बाद से काम खुलासा हो। तो क्या अभी आप लोग रोकवा दिया जातीय जनगणना? कुछ कर लिए हैं लेकिन लगभग रोकवा दिया गया है। क्या क्यों रोकवा दिया गया है? हम लोग का नाम गांव से हटा दिया गया है। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं पुराना जो है वही रहे। क्या अमेठियाडीह गाँव और क्या? जैसे मर्रों में तो काउंटिंग कोई दिक्कत नहीं हो रहा, मर्रों में तो काउंटिंग हो ही रहा है। अमेठियाडीह में स्टार्टिंग में कुछ जो है वो रोक लगाया था, बाद में हम लोग गए समझाए हैं तो कुछ लोग जो राजी हुए हैं काउंटिंग करवाने के लिए भी, हो भी रहा है। कुछ एक आध घर जो है वो जिद पड़े हुए कि नहीं, हम लोग जब तक नाम चेंज नहीं होगा हम लोग नहीं करवाएंगे। हम लोग फिर जाएंगे, कोशिश करेंगे और उसको समझाएंगे अच्छा से। ये इस ग्रामीणों ने रुकवा दिया है यह कहकर कि हमारा गांव का नाम जो अमेठियाडीह था वही रहे, दूसरा नाम ना दिया जाए, क्योंकि ये गांव का नाम जो अमेठियाडीह वह पुराना है, प्राचीन है और इसकी पहचान दूर दूर तक है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और ठंड को लेकर छुट्टियों के बाद पटना के सभी स्कूल आज से खुल गए हैं और स्कूलों में जो रौनक है वो लौट आई है। पटना के कंकड़बाग स्थित केंद्रीय विद्यालय का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। देखिए, आज से जो है वो पटना के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। आज से पठन पाठन की जो क्रिया है वो शुरू कर दी गई है। और बताते चले कि कड़ाके का जो ठंड पड़ रहा था, प्रचंड ठंड के कारण जो है पटना के स्कूलों को बंद करने का आदेश जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जारी किया था और अब उन्होंने ही स्कूल ओपन करने का निर्देश जारी किया है। तो आज से पटना के जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो निजी हों, सरकारी हों, सभी स्कूल में पठन पाठन का जो क्रिया है वो शुरू कर दी गई है। तो देख सकते हैं बच्चे जो है वो ठंड के बाद स्कूल आने आज से शुरू हुए हैं। तो जो छोटे छोटे बच्चे हों या बड़े हैं, सभी जो है स्कूल आने शुरू आज से उनका हो गया है। तो कहीं न कहीं बच्चों के लिए आज से जो है मस्ती का दिन जो है पढ़ाई के साथ साथ वो भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि ठंड जो है वो आंशिक रूप से उसमें राहत भी मिली है। और अब चूंकि बच्चे जो हैं अपने दोस्तों के साथ मिलेंगे, स्कूल में एक दूसरे के साथ बैठेंगे और बातचीत होगी, क्या किया इस ठंड के जो छुट्टियां थी उसमें किस तरह से उन्होंने एंजॉय किया इन छुट्टियों को। उसके साथ साथ पढ़ाई को लेकर के, चाहे होमवर्क की बात करें या आगे जो फाइनल एग्जाम आने हैं उसकी तैयारी किस तरह से की जा रही है, ये तमाम जो गुफ्तगू है वो भी होगी, बच्चों जो है आपस में करते नजर आएंगे। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि आज से स्कूल खुलने का जो मजा है, लुत्फ है, वो बच्चे जरूर उठाएंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।